बात करते हैं एपोमॉर्फिन की। एपोमॉर्फिन एक डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट है जो कि सबकुटेनियस इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन इसका देखते हैं ये कहाँ कहाँ और किस रिसेप्टर पे बाइंड करता है। इसकी हाई एफिनिटी देखी गई D4 रिसेप्टर पे, मॉडरेट एफिनिटी देखी गई D2, D3 और D5 में, और इसके साथ साथ एड्रेनर्जिक AD1, A2B और A2C रिसेप्टर पे भी इसकी एफिनिटी देखी गई है, और लो एफिनिटी देखी जाती है D1 रिसेप्टर पे। तो ये थी एफिनिटी की बात जहां पर ये बाइंड करता है। एपोमॉर्फिन का यदि एडवर्स इफेक्ट देखा जाए तो ये हाईली इमेटोजेनिक होता है, तो इसके लिए रिक्वायर्ड प्री और पोस्ट ट्रीटमेंट एंटी थेरेपी, एंटी इमेटिक थेरेपी इसके लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे हमने ओरल ट्राइमेथो बेंजामाइड started 3 days period to the initial dose of the apomorphine and continue at least during the first 2 months of the therapy। तो यहाँ पे हमने चूंकि एपोमॉर्फिन से इमेसिस हो सकता है जिसे हम कह सकते हैं, तो इमेसिस को रोकने के लिए एंटी इमेटिक थेरेपी हम देते हैं। तो यहाँ पे हमने दिया है ट्राइमेथो बेंजामाइड जैसे ड्रग्स को इस्तेमाल किया गया है। हालांकि इसके साथ ऑन्डेनसेट्रोन का इस्तेमाल कॉन्ट्रा इंडिकेशन माना जाता है क्योंकि उससे हाइपोटेंशन या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होने के चांसेस हैं। इसीलिए एपोमॉर्फिन के साथ ऑन्डेनसेट्रोन की जगह पर ट्राइमेथोबेंजामाइड दिया जाता है। ये क्यूटी प्रोलॉन्गेशन करता है, इंजेक्शन साइट पे भी कुछ रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं, और डेवलपमेंट होता है अब्यूज पैटर्न। यहाँ हम बात करेंगे कि इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंट डोजिंग लीडिंग टू द हेलुसिनेशंस, डिस्किनेसिया और एबनॉर्मल बिहेवियर्स। डोज की बात की जाए एपोमॉर्फिन्स की तो 2 mg टेस्ट हम इसका डोज दे सकते हैं इनिशियल में, बिगनिंग में। कि इसे टेस्ट को देना इसलिए जरूरी है कि पता चले कि इसमें कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है। तो पेशेंट को जब भी दिया जाता है एपोमॉर्फिन को, तो सबसे पहले हम 2 mg दे के पता करते हैं कि टॉलरेटेबल है या नहीं है, पेशेंट में टॉलरेशन है कि नहीं है, और फिर इसका टाइट्रेशन करेंगे। धीरे धीरे हम 6 mg तक पेशेंट में लेके जाएंगे। तो पहले हम 2 mg देते हैं टेस्ट पेशेंट को, और कुछ दिनों के बाद तक धीरे धीरे उसको 6 mg तक लेके जाएंगे। तो स्टार्टिंग में हम 2 mg से उसको टेस्ट करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे यदि हम बात करें सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए, तो इसमें हम 3 और या उससे भी ज़्यादा इंजेक्शन एक दिन में दे सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग हम 2 mg से करते हैं। धीरे धीरे जो है डोज जो हम 6 mg तक ले जाते हैं कुछ दिनों के बाद। एपोमॉर्फिन का इंडिकेशन रेस्क्यू थेरेपी के रूप में किया जाता है फॉर द एक्यूट इंटरमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ एपिसोड इन पेशेंट विद द फ्लक्चुएशन रिस्पॉन्स टू डोपामिनर्जिक थेरेपी। तो वहाँ पे रेस्क्यू थेरेपी के रूप में हम लोग एपोमॉर्फिन का इस्तेमाल करते हैं। यदि डोपामिनर्जिक थेरेपी दिया है तो वहाँ पे डोपामिनर्जिक हम एंटागोनिस्ट का भी इस्तेमाल करेंगे, सॉरी एगोनिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, तो यहाँ हम देखते हैं कि वाई एपोमॉर्फिन यूज एप्रोप्रिएट ओनली व्हेन अदर्स मिजरेबल फेल। इसका आंसर होगा बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट यूज ऑफ एपोमॉर्फिन इन एप्रोप्रिएट ओनली व्हेन others measures such as oral dopaminergic agonist और COMT inhibitor have been failed to control the off episode। तो उस वक्त यदि दोनों यदि फेल हो गया ऑफ एपिसोड को कंट्रोल करने में, उस वक्त एपोमॉर्फिन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे एपोमॉर्फिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसका एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा है, हाईली एमिटिक्स है, और हमने देखा था कि क्यूटी प्रोलॉन्गेशंस और एब्यूज पैटर्न भी डेवलप करता है। तो इसका इस्तेमाल हम तुरंत नहीं करेंगे, कुछ समय के बाद करेंगे जब COMT इनहिबिटर या डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट जो है वो फेल कर देता है ऑफ एपिसोड को। तो एपोमॉर्फिन के साथ ऑन्डेसेट्रॉन क्यों कॉन्ट्राइंडिकेशन है, क्योंकि इससे हाइपोटेंशन और कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर में 2 तरह के मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होते हैं, माओ ए जिसे मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ए कहेंगे, और माओ बी मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर्स। माओ मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ए, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ए
जो मुख्य रूप से नॉन एपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन का मेटाबॉलिज्म करता है, वहीं पे मोनोमाइन ऑक्सीडेज भी, जिसे माओ भी कहते हैं, वो डोपामिन का मेटाबॉलिज्म करता है। तो यहाँ पे हम मोनोमाइन ऑक्सीडेज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेलेजिनिन जो है वो मोनोमाइन बी सेलेक्टिव इनहिबिटर्स है, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं, जबकि फेलेजिनिन्स या आइसो कार्बोक्साइड या ट्रेनिल साइप्रोमाइन ये नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर है। सेलेजिनिन जो है वो पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ कैटेकोलामिन्स को इनहिबिट नहीं करता है, जबकि फेनेलजिन जो है वो ये भी पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म में कैटेकोलामिन को इनहिबिट नहीं करता है। सेलेजिनिन में लीथल पोटेंशियल ऑफ इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्पथोमेटिक अमाइंस सच ए डायरेक्ट टायरामिन्स ये सब नहीं देखने को मिलता है। सेलेजिनिन के बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। ये मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, मुख्य रूप से माओ बी इनहिबिटर्स है। हालांकि ये माओ ए इनहिबिटर्स भी हो सकता है, लेकिन इसे बहुत हाई डोज पे देंगे तब वो माओ ए को इनहिबिट कर सकता है, लेकिन नॉर्मल डोज पे इसी पे माओ बी को इनहिबिट करता है। एफिकेसी बहुत हाई है माओ बी की तरफ, इसलिए इसे सिलेक्टिव माओ बी इनहिबिटर ही कहा गया है, माओ ए इनहिबिटर्स नहीं कहा गया है। हाई डोज पे यदि देंगे तब ये माओ ए को इनहिबिट करेगा। ये पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ कैटेकोलामाइन का इनहिबिट नहीं करता है। ये लीथल पोटेंशिएशन ऑफ इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्पथोमिमेटिक अमाइन जैसे डायट्री अमाइन टाइप्टामाइंस को कोज नहीं करता है। तो यहाँ देखेंगे एडजुवेंट थेरेपी के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया। इंडिकेशंस क्या क्या है? तो एडजुवेंट थेरेपी में जैसे रिटार्ड द ब्रेकडाउन ऑफ डोपामिन, कि डोपामिन का ब्रेकडाउन कम हो जाए, और इन्हांस करे, प्रोलॉन्ग करे एंटी पार्किंसन इफेक्ट ऑफ लिवोडोपा का, रिड्यूस करे माइल्ड ऑन ऑफ और वेरिंग ऑफ इफेक्ट लिवोडोपा का। तो न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स भी है इसका पुटेटिव एक्शंस में। तो ये रिड्यूस करता है फ्री रेडिकल प्रोडक्शन और ऑक्सीडेटिव स्टेज को भी सेलेजिनिन को देखा गया है। तो यहाँ बात करेंगे स्टैंडर्ड डोज ऑफ सेलेजिनिन का 5 mg है विद ब्रेकफास्ट एंड 5 mg ऑफ लंच। तो सेलेजिनिन का यदि बात करें एडवर्स इफेक्ट, तो इंसोम्निया होता है, और एडवर्स इफेक्ट की बात करें लिवोडोपा का, तो ये एडवर्स इफेक्ट लिवोडोपा में भी इंक्रीज बाय सेलेजिनिन, क्योंकि सेलेजिनिन जो है लिवोडोपा का मेटाबॉलिज्म को रोकता है, और लिवोडोपा का यदि कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो उसका एडवर्स इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। तो सेलेजिनिन्स को हम शुड नॉट बी टेकन बाय द पेशेंट रिसीविंग मेपेरिडिन, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट या सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। इसका कारण क्या है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ एक्यूट टॉक्सिक इंटरेक्शन ऑफ द सीरोटोनिन syndromes type like the hyperthermia, muscle rigidity, myoclonus और rapid changes in the mental status and vital signs। इसी कारण से सेलेजिनिन्स को में के साथ मेप्रिडिन या ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट या सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स नहीं लेते हैं। COMT इनहिबिटर्स की बात की जाए तो इंटेकेपोन और टोलकेपोन दो तरह के हैं। COMT मतलब कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर्स। तो लिवोडोपा टू प्रोड्यूस 3O मिथाइल्स, क्योंकि COMT एक ऐसा एंजाइम है जो लिवोडोपा को 3O मिथाइल्स में डोपा में कन्वर्ट करता है, जो फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव फॉर्म है, और ये डोपामिन को 3 मिथॉक्सी टायरामिन्स में कन्वर्ट करता है, ये भी फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव फॉर्म है। तो हमें COMT को इनहिबिट करना पड़ेगा ताकि लिवोडोपा का कंसंट्रेशन या डोपामिन का कंसंट्रेशन बना रहे। तो हम बात करेंगे कि जितने भी हम 99% ओरल एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं लिवोडोपा का, वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि ये डी कार्बोक्सिलेट हो जाता है डोपामिन में, और इस कारण से नोसिया, वोमिटिंग या हाइपोटेंशन कोज होता है। इसके लिए एक फीडर हम देखते हैं बैक में। यदि हम देखें इसमें तो COMT एक इनहिबिटर है जो लिवोडोपा का ब्रेकडाउन करके 3O मिथाइल डोपामिन में कन्वर्ट करता है। COMT इनहिबिटर्स देखेंगे यहाँ भी अंदर भी है जो डोपामिन का भी कन्वर्जन करता है 3MT में। तो COMT इनहिबिटर को
इनहिबिट करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे दो तरह के ड्रग बताए गए, इंटेकेपोन और टोलकेपोन। ये दोनों को दोनों ड्रग जो है COMT इनहिबिटर है, पेरिफेरल में इनहिबिट करता है, जबकि टोलकेपोन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी इंटर करता है। इंटेकेपोन जो है वो पेरिफेरल से सीनस में इंटर नहीं कर पाता है। सिर्फ टोलकेपोन जो है वो पेरिफेरल भी रहता है और इसको क्रॉस करके, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके अंदर भी इंटर कर सकता है। तो ये दोनों को दोनों COMT इनहिबिटर है, जिसमें इंटाकेपोन जो है सिर्फ पेरिफेरल है, जबकि टेलकोपेन पेरिफेरल के साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी COMT को इनहिबिट करता है। तो अब हम देखते हैं कुछ नई चीजें। सेलेजिनिन के बारे में हमने देखा, तो अब हम देखते हैं कि 99% ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लीवोडोपा का डिग्रेडेशन होता है डी कार्बोक्सिलेज से। तो इसी को इनहिबिट करने के लिए, जिसको हमने कहा COMT इनहिबिटर्स का इस्तेमाल किया गया है। यदि बात करें कि EAD इनहिबिटर्स रिड्यूस करता है फॉर्मेशन ऑफ डोपामिन का, लेकिन इंक्रीज द फ्रैक्शन ऑफ लीवोडोपा दैट इज मिथाइलेटेड बाय COMT। तो इसके फ्रैक्शंस को इंक्रीज करता है लीवोडोपा को। ये हम बात करेंगे पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ लीवोडोपा टू 3 मिथाइल डोपा में जो कन्वर्ट हो रहा है, पेरिफेरल कन्वर्जन, उसको भी वो इनहिबिट करेगा COMT इनहिबिटर्स। इसके साथ साथ प्लाज्मा T1/2 ऑफ लीवोडोपा और इसके साथ साथ फ्रैक्शन दैट रीचेस CNS, उसको भी वो अल्टर करते हुए दिखेगा, मिलेगा। तो कैटेकोल ओ मिथाइल, जिसे हमने कहा कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर, जिसे COMT इनहिबिटर्स भी कहा गया, ये सिलेक्टिवली पोटेंशियल और रिवर्सिबल COMT इनहिबिटर्स है, जिसमें इंटेकेपोन और टोलकेपोन दो का नाम आता है। जिसमें हमने देखा था कि एक जो है वो पेरिफेरली करता है, जबकि दूसरा जो है वो पेरिफेरल भी है और सेंट्रल भी है, दोनों COMT इनहिबिटर्स हैं। तो टोलकेपोन जो है वो चर्चा की गई थी, दोनों में आएगा। इंडिकेशन देखते हैं, तो ये एडजुवेंट थेरेपी है, लेवोडोपा के साथ इसे दिया जाता है एडवांस पार्किंसन डिजीज में। एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए COMT इनहिबिटर्स की, तो एडवर्स इफेक्ट में मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट इस एजेंट्स का देखा जाएगा, जिसमें लीवोडोपा और कार्बिडोपा दोनों साथ में दिया जाता है। तो कुछ एडवर्स इफेक्ट यहाँ चर्चा किए गए, जैसे नोसिया, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, विविड ड्रीम्स भी देख सकते हैं, कंफ्यूजन या हेलुसिनेशंस। तो कुछ एडवर्स इफेक्ट टोलकेपोन के साथ देखा जाता है, जैसे हेपेटोटॉक्सिक होना या हेपेटिक ट्रांसअमाइनेशन का एलिवेट होना, ये हेपेटिक टॉक्सिक एडवर्स इफेक्ट है। हालांकि इंटेकेपोन में कोई भी हेपेटोटॉक्सिक एडवर्स इफेक्ट नहीं देखा जाता है, और इंटेकेपोन आल्सो रिक्वायर्ड इन अ फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन विद द लीवोडोपा और कार्बिडोपा के साथ भी दे सकते हैं। यहाँ हम दोनों में बीच में कंपैरिजन करके देखते हैं, टोलकेपोन और इंटेकेपोन, जो कि दो तरह के पेरिफेरल COMT इनहिबिटर्स है, जबकि टोलकेपोन सेंट्रल और पेरिफेरल दोनों तरह के COMT इनहिबिटर्स है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की बात की जाए या ड्यूरेशन की बात की जाए, सबसे पहले ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है टोलकेपोन का, और इंटेकेपोन का शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। टोलकेपोन जो है वो 2 to 3 टाइम्स होता है डे में, और ये इंटेकेपोन का फ्रीक्वेंटली एडमिनिस्ट्रेशन होता है इस डोज ऑफ द लीवोडोपा और कार्बिडोपा में। टोलकेपोन में हेपेटोटॉक्सिटी कॉज होती है, इंटेकेपोन में हेपेटोटॉक्सिटी नहीं देखी जा सकती है। टोलकेपोन में डायरिया होने का चांसेस है, जबकि इंटेकेपोन में डायरिया होने के चांसेस कम है। टोलकेपोन में एक एडवर्स इफेक्ट है रेब्डोमाइलोसिस, जबकि इंटेकेपोन में वो एडवर्स इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। तो टोलकेपोन का यूज तभी करते हैं जब इंटेकेपोन जो है वो रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो सबसे जनरली यूज हम करते हैं इंटेकेपोन का, क्योंकि इसमें एडवर्स इफेक्ट कम है, हेपेटोटॉक्सिक एडवर्स इफेक्ट नहीं है, या रेब्डोमाइलोसिस का एडवर्स इफेक्ट नहीं है। तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें एडवर्स इफेक्ट कम होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि वाई शुड टोलकेपोन
कैन बी ओनली इन पेशेंट हु हैव नॉट रिस्पॉन्स टू इंटकेपोन, मतलब पहले ये इंटकेपोन काम करना बंद कर दिया है तभी हम टेलकेपोन को देते हैं। इस प्रश्न का मतलब ये हुआ कि क्यों देते हैं टेलकेपोन को, जब तभी देंगे जब इंटाकेपोन जो है वो काम करना बंद कर देता है। तो इसका कारण है कि इसमें हेपेटोटॉक्सिटी, डायरिया और लेप्टोमाइलोसिस भी होता है। इस कारण से टोलकेपोन का पहले यूज नहीं करते हैं, पहले इंटाकेपोन का यूज करते हैं। यदि वो रिस्पॉन्स नहीं देगा तब टोलकेपोन का इस्तेमाल करेंगे। डोपामिनर्जिक फैसिलिटेट में एमेंटेडिन का नाम आता है। एमेंटेडिन एक एंटीवायरल ड्रग्स भी है जो कि इन्फ्लुएंजा ए में प्रोफिलैक्सिस और ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, और इसका जो एंटी पार्किंसन एक्टिविटी है मॉडेस्ट है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की बात की जाए तो इसमें मॉडेस्ट एंटी पार्किंसनिज्म एक्टिविटी है। तो यहाँ देखेंगे दिस ड्रग आल्सो अपीयर टू द अल्टर डोपामिनर्जिक रिलीज इन द स्ट्राइटम, एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी और ब्लॉक करता है एनएमडीए ग्लूटामेट रिसेप्टर को। एमेंटेडिन के एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए डिजीनेस, लेथर्जी, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, स्लीप डिस्टर्बेंस, वेल एज नोसिया, वोमिटिंग भी आपको देखने को मिलेगा। इंडिकेशंस की बात की जाए तो इंडिकेशन थेरेपी 2 ऑफ माइल्ड पीडी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एडजुवेंट्स इन पेशेंट ऑन लेवोडोपा की बात की जाए डोज रिलेटेड फ्लक्चुएशन और डिस्किनेसिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और 100 mg ट्वाइस देते हैं एमेंटेडिन का। सेंट्रल एंटीकोलिनर्जी की बात की जाए तो एंटागोनिस्ट ऑफ muscarinic ACH receptor were used widely for the treatment of PD before and discovery of levodopa। तो यहाँ पे कुछ सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के नाम दिए गए हैं। ट्राईहेक्साइलफेनिडिल, बेंजट्रोपिन मेस्टिलेट, डाइफेनहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड, प्रोसाइक्लिडिन और फेनड्रिन, बाइपेरिडिन और प्रोमेथाजिन्स। तो यदि हम बात करें सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की तो the biological basis for the treatment or actions of anticholinergic is not completely understood। कैसे ये एक्ट करता है ये पता नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली देखा जाता है कि नियोस्टाइटम पे ये एक्ट करता है कुछ रिसेप्टर पे, वहाँ के कुछ रिसेप्टर पे जो कि कोलिनर्जिक इनर्वेशंस के लिए, इंट्रिंसिक कोलिनर्जिक इनर्वेशंस के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ बात करेंगे सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक वर्सेस लेवोडोपा। तो सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो है उसमें रिलेटिवली लोअर एफिकेसी होता है, लेवोडोपा में रिलेटिवली हायर एफिकेसी है। सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में रिलेटिवली लेस साइड इफेक्ट है, लेवोडोपा में रिलेटिवली हाई साइड इफेक्ट है। सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में रिलेटिवली चीपर है, लेवोडोपा रिलेटिवली कॉस्टलियर है। और सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स इफेक्टिव है इन ड्रग्स इंड्यूस ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म में, और ये इनफेक्टिव है ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म में। तो यहाँ सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक एडवर्स इफेक्ट देखते हैं कि सबसे पहले एंटीकोलिनर्जिक एडवर्स इफेक्ट वही दिखेगा जैसे सिडेशन या मेंटल कंफ्यूजन, कंस्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, ब्लड विजन थ्रू द साइक्लोप्लेजिया, और कॉन्ट्राइंडिकेशन है नैरो एंगल ग्लूकोमा में सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक। आपका धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर द मोर वीडियोस।